हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम है प्रिया और मैं आपको कराती हूँ यहाँ पे CUET UG PG वालों के लिए होम साइंस की तैयारी। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया, चाहे वो एंट्रेंस लेवल पे हो गया। आप यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हो, अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हो। हम यहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी डेली बेसिस पे डालते हैं, जहाँ पे आपको 60 सेकंड में, जहाँ पे आपको 1 मिनट में और 60 सेकंड में इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप आराम से, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है हमारा, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको बाहर आम लोगों तक पहुंचाने का काम सबसे पहले किसने किया, कौन है उसके फादर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जेम्स स्टुअर्ट जी ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को बाहर आम लोगों तक पहुंचाया। जैसे आपकी एडल्ट एजुकेशन हो गई, कम्युनिटी एजुकेशन हो गई, पब्लिक लेक्चर्स हो गए, ये सब क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशंस थे जिसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया आम लोगों तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पुट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इन करेक्ट ऑर्डर। जो हम कम्युनिकेशन मीडिया का सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसका, कौन से सीक्वेंस में हम उसको अरेंज करते हैं, किस सीक्वेंस में हम उसको फॉलो करते हैं, आपको वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या चाहते हैं, हम सीखना क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। अब हम सोचेंगे कि हमें कौन सा तरीका यूज़ करना है, किस मेथड के माध्यम से कौन सा तरीका यूज़ करें, जिससे हम अ, कौन सा तरीका हम चूज़ करेंगे। ठीक है, लेक्चर हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो वो क्या है, वो हमारा किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निक में। फिर हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इसमें हमारा आएगा कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कौन सा कंटेंट यूज़ करने वाले हैं, हम किस मैटर का यूज़ करने वाले हैं अपने लर्निंग के लिए, हम अपने कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो वो किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स में। फिर आएगा आपका सिलेक्शन फैक्टर्स, आपको कौन से फैक्टर्स को सिलेक्ट करना है। अब आपके पास क्या होता है कि ये 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अब इन ABC में आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या है, आपके लिए परफेक्ट क्या है, आप वो चूज़ करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे। आप देखोगे कि हमको जो चाहिए था हमको वो मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, इफ़ अ चाइल्ड इज ऑफन चीयरफुल, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड सेल्फ रिलायंट एंड टेंड्स टू maintain friendly relations with peers, cooperate with adults and cope well with stress, which parenting style has been applied। ये जो क्वेश्चन है वो पेरेंटिंग स्टाइल से है। इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पे बच्चे की एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग होती है, जहाँ पे बच्चा अपने बड़ों के साथ कोऑपरेट करना सीखता है, उसे अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना आता है, उसे हैंडल कर सकता है। जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल बनाता है, एक हेल्दी रिलेशन बनाता है। वो कौन सा आपका पेरेंटिंग स्टाइल है, वो कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है, आपका ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, अब इंडल्जेंट क्या होता है, इंडल्जेंट का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बच्चे का जो मन में आता है वो करते हैं। जैसे वो सर पे चढ़ा के रखते हैं कि जाओ बेटा तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, बच्चा अपना मनमानी करता है, जिस वजह से वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और वो डिसिप्लिन में रहना भी नहीं सीखता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अगर आपको डिसिप्लिन सिखाना है, हम बचपन से ही सिखाते हैं। तो ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा इंडल्जेंट में। फिर हमारा है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, इसमें क्या आएगा, जब इग्नोर करने वाले पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है,
बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। पेरेंट्स को ना ही बच्चे की पढ़ाई से मतलब है, ना ही उसके इमोशन से मतलब होता है। वो कौन सी है, नेग्लेक्टफुल है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। फिर है हमारा लास्ट यहाँ पे ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल होती है जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो रूल्स बना के रखते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको ये नहीं करना है। आप क्वेश्चंस भी आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि नहीं हम ये क्यों नहीं कर सकते, आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछ सकते हो। वो कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है, वो है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पे बच्चा हमेशा सहमा सा रहता है, डरा हुआ रहता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है। ये सारे जो उसके रिजल्ट होते हैं बच्चे के वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर था वो था क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर था वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इज़ द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाय अ वुमेन। कहने का मतलब है कि कहाँ पे वो कौन मतलब जहाँ पे जो वुमन है, जो सारी सत्ता होती है, जो सारा पावर होता है वुमेन के पास होता है, इसके लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कौन सा वर्ड है, वो है हमारा मैट्री पार्शियल। मैट्री पार्शियल में क्या होता है कि जो भी कंट्रोल होता है, पूरे घर का कंट्रोल एक वुमन के पास में होता है। ठीक है, वुमन क्या करती है, घर की मुखिया होती है। सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारी सत्ता जो है वो एक वुमन के पास होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिजीज़। अब यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव डिजीज़ क्या होती है, पहले हम वो समझते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जब डिफेक्टिव जीन किसी सिंगल पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होता है किसी सिंगल पेरेंट से, और वो डिजीज़, वो डिफेक्टिव जीन ट्रांसफ़र भी हो और जो डिजीज़ है वो विजिबल भी हो। ठीक है, वो किस में आएगा, डोमिनेंट में आएगा। रिसेसिव मतलब क्या होता है, रिसेसिव डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर सिंगल पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है जो डिफेक्टिव जीन है, वो बस जो बच्चा होगा वो कैरियर होगा, वो उसमें जो डिजीज़ है वो विजिबल नहीं होगी। ठीक है, विजिबल तभी होगी जब सेम डिजीज़ दोनों पेरेंट्स में हो, दोनों पेरेंट्स के जीन में हो, और वो जीन वो डिफेक्टिव जीन बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिसेसिव डिजीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड ई। सिकल सेल एनीमिया, टे सैश डिजीज़ एंड मार्फन डिजीज़, ये सब क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिजीज़ है। क्लाइनफेल्टर और जो टर्नर सिंड्रोम है, ये दोनों ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिसमें न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस हैं और रिस्पॉन्स आपको बताना है, या रिस्पॉन्स क्या बच्चा देता है आपको वो मैच करना है। यहाँ पे दिया है मोरो। मोरो का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अचानक से चौंक जाता है। ठीक है, जब बच्चा अचानक कोई तेज़ आवाज़ सुन लेता है या उसको कोई झटका लगता है, ठीक है, वो एकदम चौंक सा जाता है, वो कौन सा रिफ्लेक्स है, वो है मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे हम थर्ड से। फिर है हमारा पामर ग्रास्प। पामर ग्रास्प का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ पकड़ना। ठीक है, पामर का मतलब क्या होता है, पाम का मतलब क्या है, हथेली। जब आप बच्चे की हथेली पे अपनी फिंगर को रखोगे तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो फिंगर है उसको पकड़ लेगा। तो जो पामर ग्रास्प है वो किससे मैच होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 से। फिर है हमारा रूटिंग। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ए का थर्ड से मैच हुआ और बी को फोर्थ से हमने मैच किया, तो जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम के टाइम भी करना है, सारे ऑप्शंस को मैच करने नहीं बैठना है। अगर आपका एक ही ऑप्शन को मैच करने से या एक ही ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आपको वही करके फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। वहाँ इसलिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है या कितना टाइम आपने दिया है क्वेश्चन को। आपने कितना क्वेश्चन किया है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, आपकी इस बात के नंबर वहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फटाफट से क्वेश्चंस को करना है, अच्छे से रीड करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। तो फिर यहाँ पे हमारा रूटिंग आएगा। रूटिंग क्या होता है, रूटिंग का मतलब होता है जब आप बच्चे के गाल या मुंह पे जब अपना हाथ फेरोगे तो जो रिफ्लेक्शन वो देगा, जो वो रिस्पॉन्स देगा, वो किस में आएगा, रूटिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है हमारा बेबिन्स्की। बेबिन्स्की मतलब जब आप बच्चे के तलवे को
नीचे से ऊपर की तरफ सहलाते हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ सहलाते हो, तो तब वो क्या करता है, अपने जो पैर होते हैं, जो पैर के पंजे होते हैं, उसको वो फैला लेता है, ठीक है। वो किस में आएगा, वो आएगा बेबिंसकी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 2। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन फैशन द वर्ड जूनियर इन वुमेन्स वियर रिफ्रेश टू। फैशन में जो जूनियर वर्ड का यूज़ होता है वुमेन्स के लिए, वो क्या रिफ़र करता है, वो क्या बताता है? साइज एंड नॉट एज एंड नॉट साइज, यंग किड्स, वर्किंग स्टाफ। यहाँ पे जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो जूनियर शब्द है वो साइज को बताता है, ना कि एज को बताता है। साइज का मतलब है कि साइज मतलब जो यहाँ पे पतली वुमेंस होती हैं, जो पतली होती हैं, बहुत स्लिम होती हैं, जो बहुत फिट होती हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, साइज जूनियर, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्डिला क्रीम colored fiber with moderate luster and closely resembles wool is manufactured from। जो आर्डिल क्या है, एक फाइबर है, ठीक है, एक क्रीम फाइबर है। वो किससे मैन्युफैक्चर होकर बनाया जाता है, ठीक है। तो किससे बनाया जाता है वो सोयाबीन के प्रोटीन से बनाया जाता है। आर्डिल क्या है, आर्डिल एक मैन मेड फाइबर है, जो मानव के द्वारा बनाया जाने वाला एक फाइबर है, वो है आर्डिल। जब इसको आप टच करोगे तो ये ऊन की तरह आपको फील देगा, ठीक है, ऊन की तरह आपको लगता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज हाईली ओरिएंटेड एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जिस फाइबर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलाइन कहते हैं, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाईली ओरिएंटेड फाइबर, यहाँ पे मैंने 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है। जिस फाइबर में मॉलिक्यूल्स एक ही दिशा में सीधे और व्यवस्थित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाईली ओरिएंटेड फाइबर। फिर है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोटिंग वीव। कौन सी इसमें से फ्लोटिंग वीव नहीं है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जो एक लहरदार आपको पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नहीं है, रिब वीव फ्लोटिंग वीव नहीं है। बाकी आपकी जो आपकी ये ट्विल, साटिन और हकाबैक है, ये तीनों ही आपकी फ्लोटिंग वीव होती है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन सीरियल ग्रेन्स एंड मिलेट्स। सीरियल ग्रेन एंड मिलेट्स में कौन कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, जिनकी जो मात्रा होती है वो सीमित होती है। तो वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा लाइसिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसेंशियल का मतलब ये होता है कि जो हमें चाहिए होता है, जिसकी हमें नीड होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जिन्हें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है बाहरी सोर्स से, ठीक है, वही क्या है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, या जिन्हें हमें नहीं, बाहरी डाइट से हमें नहीं लेना पड़ता, वही क्या है, वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं कि कौन कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कौन कौन से नॉन इसेंशियल। तो आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं कुछ का नाम बता देती हूँ। यहाँ पे हिस्टिडीन है इसेंशियल अमाइनो एसिड में, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वैलिन। आपका नॉन इसेंशियल में एलानिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, ये सब क्या है, आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो क्या लिंक है मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगी, तो वहाँ से आप सारे PDF आप कलेक्ट कर सकते हो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में मैं 2-2 लाइन आपको एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करके दे दूंगी, ठीक है। तो जिससे आपको, अगर आप कुछ मिस भी कर जाओ तो आप उस PDF से आप पढ़ सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12।
अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग अ बजट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब कि जब आप बजट प्रिपेयर करते हो, ठीक है, बजट प्रिपेयर करते टाइम आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो, आपको वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लिस्टिंग ऑल डिज़ायर्ड आइटम, जितने भी आपको जो भी आपको चाहिए उसके आप एक लिस्ट बनाते हो कि ठीक है घर में ये भी ख़त्म है, घर में ये भी ख़त्म है, मुझे ये चाहिए, घर वालों को ये चाहिए, आपने उन सब की एक लिस्ट बना ली, ठीक है। उसके बाद उन सब के प्राइस क्या है आप उसको नोट करोगे। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास आपकी इनकम कितनी है, आप वो आप एस्टिमेट करोगे। फिर आप देखोगे कि बैलेंसिंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो आपका बैलेंसिंग आपका आय और आपका व्यय है उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जितना आ रहा है उतना खर्च तो हमें करना नहीं है, उसमें से कुछ बचत भी करनी है, तो उस हिसाब से अपना आप आय और व्यय को आप एक बैलेंस करते हो। आपको क्या बहुत ज़रूरी होता है आप वो देखते हो, कौन सा कम है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आप उसको भी देखते हो यहाँ पे। फिर आपका जो लास्ट आंसर होगा फिर होगा आपका चेकिंग प्लान फॉर रियलिज्म, मतलब कि आपको क्या चाहिए, क्या आप बाद में ले सकते हो, इन सब की आप एक फाइनल लिस्ट तैयार करते हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्स्टेड फैब्रिक आर वूवन फ्रॉम द यार्न हुज फैब्रिक आर। कहने का मतलब है कि जो वर्स्टेड फैब्रिक होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट नहीं होता है, वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, टाइटली वूवन होता है, और वो एक दूसरे के पैरेलल वो अलाइंड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो बी, सी और डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है वो है फैब्रिक फिनिशेस, और लिस्ट 2 में दिया गया है डिस्क्रिप्शन। फैब्रिक जो फिनिशिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप मिस नहीं करके जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया गया है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का मतलब जैसे ही आपके पास कैलेंडरिंग वर्ड आए आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये रिलेटेड है किससे, आयरनिंग प्रोसेस से। आप इसे किसे मैच करोगे, ऑप्शन नंबर 3 से, इट इज़ एन आयरनिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर है हमारा सिन राइजिंग। सिन राइजिंग हमारा क्या होता है, इसमें एक नक्काशीदार स्टील के रोलर्स बने होते हैं 2, ठीक है, उसके बीच में हम कपड़े को गुजारते हैं, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो शाइनी होता है, ठीक है, शाइनी निखर के आता है, उसको हम प्रेस करने के लिए डालते हैं। तो फिर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो किससे जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। द फैब्रिक इज प्रेस्ड बिटवीन द स्टील रोलर्स इनग्रेव्ड विद फाइन लाइंस, ठीक है। फाइन लाइंस वो नक्काशीदार जो स्टील रोलर्स होते हैं उनके बीच से हम अपने कपड़े को गुजारते हैं। फिर है हमारा मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा जो होता है उस पर हम कॉस्टिक सोडा को अप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉस्टिक मर्सराइजेशन हम कहाँ पे करते हैं, मर्सराइजेशन जैसे अभी आपके दिमाग में आएगा आप तुरंत क्या बोलोगे, कॉटन, ठीक है। कॉटन एंड कॉस्टिक सोडा दोनों किससे रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं आपसे आपके मर्सराइजिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो हम इसको मैच कर देंगे किससे, ऑप्शन नंबर 1 से। यहाँ पे फैब्रिक इज अप्लाइड विथ कॉस्टिक सोडा टू गिव कॉटन फैब्रिक अ सिल्की लस्टर एंड ब्यूटीफुल सरफेस, जिससे एक शाइनी और एक ब्यूटीफुल हमको समतल सा सरफेस देखने को मिलता है, जो कि कलर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब हमारा कॉटन पे डाई प्रोसेस होता है तो जिससे कलर का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हमारा जो फैब्रिक हो वो कर सके, इसलिए भी हम मर्सराइजिंग करते हैं। फिर है हमारा एम्बोजिंग। एम्बोजिंग प्रोसेस जो होता है वो कपड़े की सतह पे उभरे हुए डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डी है, डी का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो डी को हम किससे मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 से, लिस्ट 2 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
फैब्रिक फिनिशेस, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप इसको स्किप करके मत जाइएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इससे यूजीसी नेट और CUET PG में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। रिफर्स टू विंटेज एंड कलेक्टिबल textile in private and museum collection that require different methods of handling, cleaning and storage practices। जो हम टेक्सटाइल का म्यूज़ियम में जो कलेक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम टेक्सटाइल को किसी भी म्यूज़ियम में रखते हैं तो उसके लिए भी तो हमें हैंडलिंग करनी होती है, उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, उसका संरक्षण हमको अच्छे से करना होता है जिससे उस पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उस पर कोई और हार्म ना हो पाए। इसलिए हम कहाँ पे रखते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं, और इसका हम टाइम टाइम पे उसकी हैंडलिंग, क्लीनिंग और साफ़ सफाई वगैरह करते रहते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, हैंडलिंग, क्लीनिंग एंड स्टोरेज जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? वैक्यूमिंग के, कंजर्वेशन के, स्टोरेज के, प्रिजर्वेशन के। तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, कंजर्वेशन के अंतर्गत ये सारे जो मेथड्स हैं वो आते हैं। तो आज बस इतना ही, बाकी हम करने वाले हैं बाद में सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है होम साइंस विद प्रिया। आप इसे स्कैन भी कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कैन करने में तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो कमेंट में पिन करा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको CUET PG या भी कोई होम साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम बता सकते हो, उसके सोल्यूशन हम मिलके ढूंढेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।